नमस्कार दोस्तों, एजुविस्टा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेएबल मैनेजमेंट। अकाउंट्स पेएबल एंड रिसीवेबल एक बिजनेस को बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक मैनेज करने के लिए या उसके सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को बहुत अच्छे से मैनेजमेंट के थ्रू रखने के लिए हमें अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेएबल जो मैनेजमेंट होता है उसको बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके अकाउंटिंग का। जैसे हमने बताया आपको कि बिजनेस के लिए हमें हमारे बिजनेस के लिए हमारे लेनदार भी होते हैं और हमारे देनदार भी होते हैं, मतलब हमारा रिसीवेबल भी है और हमारा पेएबल भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई सर्विस एंड गुड्स मार्केट में परचेज करते हैं तो वो जो हम होता है हमारा, क्योंकि हमने उस कंपनी से अपने लिए उस सर्विस और गुड्स को परचेज किया है, तो परचेज करने पर हमें वो हमारे अकाउंट में एक पेएबल के रूप में खड़े हैं। अगर उस सर्विस और गुड्स के बदले में हमें उन्हें कैश और बैंक के थ्रू पेमेंट करना है तो वो हमारे पेएबल अकाउंट में खड़े हो गए। तो पेएबल अकाउंट हमेशा, क्रेडिट अकाउंट जो रहेगा वो हमारी लायबिलिटी साइड पे रहता है, तो इसलिए वो हमारी लायबिलिटी में एक रिसीवेबल पेएबल के रूप में रह जाता है। अब हमारे दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो हमारे सन्डी डेटर्स होते हैं। सन्डी डेटर्स क्या हुए, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि अगर हम कोई सर्विस या गुड्स हम सेल करते हैं तो जो सेल के अगेंस्ट में हम अपने गुड्स या स्टॉक को हम माइनस करेंगे, क्रेडिट करेंगे और उस पार्टी को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हम उन्हें सेल कर रहे हैं या हम उसे विक्रय कर रहे हैं, तो वो पार्टी जो है वो डेबिट के रूप में खड़ा हो जाएगा। अब क्योंकि वो पार्टी डेबिट के रूप में खड़ा, ऑलवेज जो भी अकाउंट आपका डेबिट साइड पे रहेगा वो आपका एसेट होता है। वो एसेट जो रहता है वो आपको रिसीवेबल होता है। रिसीवेबल इन द सेंस कि वो हमें कैश और बैंक के रूप में वो पार्टी हमें उस पेमेंट, उस सर्विस या गुड्स के बदले में हमें वो कैश और बैंक के रूप में हमें वो वापस करेगा, तो इसलिए वो हमारे रिसीवेबल में खड़ा हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि दो अकाउंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हुए, एक हुआ रिसीवेबल और एक हुआ पेएबल। अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें या हमारे अकाउंटिंग वे की बात करें, तो जो भी हमारे एसेट साइड में रहेंगे वो सारे हमारे रिसीवेबल होते हैं, या वो मेरे रिसीवेबल हैं तब तक जब तक कि मैं अपना बिजनेस रन आउट कर रही हूँ, और जितने भी मेरे पेएबल अकाउंट में रहेंगे वो ऑलवेज क्रेडिट साइड में रहेंगे मेरे बैलेंस शीट में, या लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, क्योंकि वो हमेशा मेरे रिसीवेबल कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मेरी अपनी बिजनेस की लायबिलिटी है। तो इस तरह से मैंने आपको रिसीवेबल एंड पेएबल बताया। अब चूंकि मैं सर्विस और अपने गुड्स को परचेज और सेल करती हूँ, तो मुझे इन बिलों को, इन जो बिल आते हैं मेरे पास में, उन बिलों को बहुत सिस्टमेटिक रूप में रखना होता है। इसलिए क्योंकि टाइम टू टाइम मुझे वो बिल्स मेंटेन करना होता है कि मैंने किस तरह से उन बिलों को डेकोरेट करके रखा हुआ है, या किस तरह से सिस्टमेटिक रूप में अपने अकाउंटिंग में लिया हुआ है, और कैसे मैं उसको पेमेंट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बिल का देखते हैं, मेंटेन बिल बाय बिल हम कहते हैं, या फिर मैं पहले आपको एक मेंटेन बिल बाय बिल पहले बता देती हूँ। टैली 9 ERP और एजुविस्टा एकेडमी आपको बहुत अच्छे रूप में, बहुत सिस्टमेटिक रूप में ये बताने जा रहा है कि आप बिल बाय बिल को किस तरह मेंटेन करके रख सकते हैं। एक टैली 9 ERP में F11 करके एक कॉन्फ़िगरेशन होता है जहाँ पे आपको मेंटेन बिल बाय बिल यस और नो पूछा जाता है। आप अगर उसको यस कर देते हैं तो आपके पास में 4 तरह के प्रारूप ओपन हो जाते हैं बिल बाय बिल मेंटेन करेंगे। वो किस तरह से होते हैं आप चाहें तो नोट कर लीजिए। पहला होता है आपका न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस, जब भी हमारे पास में कोई नया बिल आता है, अगर हमारे पास में वो पार्टी का कोई भी नया बिल आता है तो हम उसको एज ए न्यू रेफरेंस में एंट्री करते हैं। उसमें हम बिल नंबर दे देते हैं और डेट डाल देते हैं, और अगर आइटम का डिटेल है हमारे पास में तो हम आइटम के डिटेल के साथ में स्टॉक एंट्री कर लेते हैं। देन सेकेंड होता है अगेंस्ट बिल। जब हम पार्टी के अगेंस्ट, मतलब अगर मान लो कोई बिल मेरे पास में पहले से आया हुआ है और मैं अब उसका पेमेंट करने जा रही हूँ, या मेरे को वो पेमेंट रिसीव हो रहा है, आइदर ये रिसीव साइट में भी ये लागू होता है, और अगर आप जब पेमेंट करते हैं तो भी यह सिस्टम लागू होता है। तो अगर आप जब अगेंस्ट डिफरेंस करते हैं, अगेंस्ट डिफरेंस का मतलब होता है कोई बिल मेरे पास में पहले से आया हुआ है, मैंने उसकी एंट्री की हुई है, क्रेडिट में ली हुआ है, उधारी के रूप में मैंने रखा हुआ है, अब मैं उसको पे कर रही हूँ क्योंकि वो मेरे पेएबल साइड पे खड़ा हुआ था। तो जब मैं ये पेमेंट करूँगी, तो जब अगर उसको मैं अगेंस्ट डिफरेंस करके देखूँगी तो मुझे वो बिल नंबर पहले से ही सो एंड सो बिल नंबर, सो एंड सो डेट, ऐसा पहले से वो शो करेगा। मैं उस अमाउंट को मैच करते हुए उस बिल के अगेंस्ट में उस पेमेंट को एडजस्ट करूँगी, तो वो मेरा कहलाता है अगेंस्ट रेफरेंस। ये मेरे हमेशा, जब मैं वो F11 करके यस कर देती हूँ मेंटेन बिल बाय बिल, तो उसमें दूसरा जो प्रारूप रहता है वो है अगेंस्ट रेफरेंस। अब आपका थर्ड आता है एडवांस।
कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई परचेस करते हैं, हम वो परचेस के लिए ऑर्डर करते हैं, लेकिन सामने वाला पार्टी कहता है कि उस सर्विस और गुड्स के बदले में मुझे कुछ एडवांस चाहिए या मुझे पहले से कुछ टोकन अमाउंट का पेमेंट चाहिए। तो अगर मैं वो एक, मान लो मेरा कोई बिल है, मान लो हम एक अमी सेल्स का अकाउंट देखते हैं फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने एलजी वाले से कुछ सपोज अपने स्टोर्स में एलजी वालों से कुछ टीवी उन्होंने ऑर्डर किया है, 50 टीवी उन्होंने ऑर्डर किया है, पर एलजी वाले कहते हैं कि आप मुझे 10 लाख रुपीज़ का एक एडवांस पेमेंट दे दीजिए, उसके बाद ही मैं आपके सारे जो मटेरियल रहेंगे वो आपके पास भेजूंगा। तो उस अगेंस्ट उसमें क्या होगा, जो अमी सेल्स है वो एलजी वाले को 10 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट करेंगे। तो ये जो एडवांस पेमेंट होगा अगेंस्ट परचेस ऑफ टीवी, वो जो रहेगा आपका एडवांस अकाउंट में हम खड़ा करके रखेंगे जब तक कि हमारा वो मटेरियल कंप्लीट परचेस होके हमारे पास में नहीं आ जाता। तो इस तरह से हमने एक एडवांस अकाउंट बनाया, उस एडवांस अकाउंट में हमने 10 लाख रुपए को डेबिट करके रखा अगेंस्ट 50 नंबर्स ऑफ टीवी। देन उसके बाद आपका आता है ऑन अकाउंट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई बिल या कोई सर्विस हम परचेस करते हैं। सपोज़ मैंने 5 लाख रुपए का कोई सर्विस या गुड्स मैंने परचेस किया मार्केट से। अब वो जो सामने वाला पार्टी है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे साथ में सारे ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं, आगे फ्यूचर में भी वो ट्रांजेक्शन्स मेरे साथ में कंटिन्यू रहेगा, ऑन अकाउंट चलते रहेगा, तो उसने मुझे जो पेमेंट भेजा या मेरे पास जो रिसीव आया वो 6.5 लाख रुपए का आ गया। तो मेरे पास क्या होगा, 5 लाख रुपए तो पहले जो मेरे पास बिल आया था उसमें अगेंस्ट में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको उतना सेल आउट किया हुआ था। और जो मेरा 1.5 लाख रुपए रहेगा वो ऑन अकाउंट उसके अकाउंट के लिए खड़ा रहेगा, ताकि आगे आने वाले बिलों में मैं उसको एडजस्ट कर सकूं। तो इस तरह से अगर आप किसी पार्टी को, पेबल अकाउंट को अगर आप एडवांस पेमेंट करते हैं अपनी कंपनी से, तो वो एडवांस के रूप में आप खड़ा करके रखते हैं। किसी पार्टी से आपको ज़्यादा पेमेंट आ जाता है अगेंस्ट आपके बिल के अगेंस्ट में, तो आप उसको पहले से ऑन अकाउंट में डाल के रखते हैं, ताकि आने वाले बिलों के साथ में आप उसको एडजस्ट कर सकें। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि ये 4 प्रारूप होते हैं बिल बाय बिल मेंटेन करने के। अगर आपने नोट नहीं किया है तो फिर से प्लीज़ नोट कर लीजिए। ये पहला होता है आपका न्यू रेफरेंस, जो नए बिलों के लिए है। दूसरा होता है आपका अगेंस्ट रेफरेंस, जो कोई पहले से बिल आया है उसके साथ में हम एडजस्ट करते हैं। तीसरा होता है एडवांस अकाउंट, जो आप पहले कोई पेमेंट बिना बिल आए या बिना मटेरियल के आप किसी पार्टी को एडवांस के रूप में पेमेंट करते हैं। और आपका चौथा होता है ऑन अकाउंट। अगर आपके पास में कुछ पेमेंट ऑन अकाउंट आ गए या फ्यूचर यूज़ के लिए पार्टी के पास से रिसीव हो गए, तो आप उसको ऑन अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं। हम ओवरऑल अपने बिजनेस की बात करें तो हमारे पास में लायबिलिटी के रूप में, या जिसको हम कहते हैं रिसीव पेबल के रूप में, हमारे पास में कौन कौन से और अकाउंट रहते हैं। जैसे जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है, हमें कैपिटल की आवश्यकता होती है। वो कैपिटल भी हमारे द्वारा दिया गया रहता है, या हमारे ओनर के द्वारा या प्रोप्राइटर के द्वारा उस कंपनी में एक लायबिलिटी के रूप में दिया जाता है। तो ये जो कैपिटल अकाउंट रहता है हमारा, वो हमेशा लायबिलिटी साइड में रहता है, क्योंकि टाइम टू टाइम ओनर जो रहते हैं या प्रोप्राइटर जो रहते हैं वो इसको प्लस और माइनस करते हैं बिजनेस की पोजीशंस को देखते हुए। तो सबसे पहले हमारा आता है कैपिटल अकाउंट, जो हमारा क्रेडिट साइड पे होता है, लायबिलिटी साइड पे, या जिसको कहते हैं पेबल साइड पे। फिर उसके बाद आता है हमारा लोन्स। लोन्स हमारे अलग अलग तरह के होते हैं। एक हमारा होता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन हम उस लोन को कहते हैं जहाँ पे हमारे बैंकिंग की सुविधा से, या व्हीकल लोन है, होम लोन है, जब हम किसी बैंक के द्वारा व्हीकल लोन, होम लोन ये सब हम लेते हैं, या एक कंपनी के द्वारा बिजनेस करने के लिए ये सब लिया जाता है, तो ये सारे जो लोन हैं आपके वो सिक्योर्ड लोन में आते हैं। सिक्योर्ड इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है, ये एक किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से हम प्रोवाइड होता है हमें, तो इसलिए ये सिक्योर्ड होता है हमारे पास। लेकिन एक होता है हमारा अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा होता है कि हम किसी थर्ड पार्टी से या हमारे रिलेटिव से या किसी और बिजनेसमैन से हमने कोई लोन लिया अपनी कंपनी को अच्छे से रन आउट करने के लिए, तो वो जो लोन है हमारा वो अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है। अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है, प्रॉफिट की पोजीशन को देखते हुए, बिजनेस की पोजीशन को देखते हुए टाइम टू टाइम हम उसके इंटरेस्ट में प्लस माइनस कर सकते हैं। हम इंटरेस्ट लगा भी सकते हैं, हम इंटरेस्ट नहीं भी लगा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अनसिक्योर्ड लोन होता है जिसकी कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं रहती है,
और ये अनफिक्स रहता है। तो इस तरह की जो लोन होती है जब कंपनी में ली जाती है तो उसको हम अनसिक्योर्ड लोन के रूप में रखते हैं। इसी तरीके से जब हम इन लाइबिलिटी में देखते हैं तो हमारा जो पायदान आता है वो है गवर्नमेंट टैक्स। जो गवर्नमेंट टैक्स हम देते हैं वो भी हमारी लाइबिलिटी है। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जो रहते हैं हमारे, जो गवर्नमेंट को हमें पे करना होता है, चाहे वो GST हो, गुड सर्विस टैक्स है हमारा, TDS है हमारा, जो अदर देन पार्टी के अगेंस्ट में हमें पे करना रहता है, PF है जो हमें एम्प्लॉय के बिहाफ में एम्प्लॉय की बेनिफिशियरी के लिए पे करना होता है। ये सारे जो हमारे पार्ट हैं वो हमारे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आते हैं। तो ये लाइबिलिटी हमारी गवर्नमेंट के प्रति बनती है, जो हमें टाइम टू टाइम हमारे बिजनेस के जैसे जैसे हमारी बिजनेस चलती है उस हिसाब से हमें पे करना होता है। फिर आती है हमारी प्रोविज़न अकाउंट। प्रोविज़न में क्या होता है, जब हम कोई बैलेंस शीट कंप्लीट करते हैं, जब हमारा बिजनेस जब कंप्लीट होने की पोजीशन पे आता है तो कुछ प्रोविजंस रहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए कि हम अपना सैलरी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, उसके एक प्रोविज़न करके रखते हैं कि हम नेक्स्ट मंथ उसको कितना कितना पे करना है हमें। उसके अगेंस्ट में हम ये देखते हैं कि हमें सेल कितना करना है, अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को कितना मेनटेन करना है। तो वो सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो उसको हम प्रोविज़न के अंतर्गत रखते हैं। फिर आता है हमारा सन्डी क्रेडिटर्स। सन्डी क्रेडिटर्स जो रहता है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम कोई परचेस करते हैं वो बिजनेस से रिलेटेड रहता है। बिजनेस के सेल और परचेस से रिलेटेड जितने क्रेडिटर्स रहते हैं हमारे, या जो हमारे पेबल अकाउंट रहते हैं थ्रू आउट द, वो बिजनेस के परचेस और सेल से रिलेटेड रहेंगे या बिजनेस के नेचर से डिपेंड करेगा, वो हमारे सभी सन्डी क्रेडिटर्स में आते हैं। तो जब हम अपने बिजनेस को या अपने गुड्स और सर्विस को परचेस करते हैं पार्टी से, मार्केट से, तो वो जो परचेस अकाउंट होता है उसके अंदर में जितनी पार्टियां रहती हैं, जितने लेजर रहते हैं, वो सारे हम सन्डी क्रेडिटर्स के अंदर रहते हैं, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। हमने इनसे परचेस किया है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो हमारे वो लायबिलिटी के रूप में खड़े हुए हैं, पेबल के रूप में खड़े हुए हैं। तो ये सारे हमारे सन्डी क्रेडिटर्स के रूप में लायबिलिटी में हमको शो करते हैं। अब हम आते हैं एसेट साइड पे। एसेट साइड में जब आते हैं तो हमारा फर्स्ट होता है फिक्स्ड एसेट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो कुछ एसेट्स हमें प्रोवाइड करना होता है कंपनी को, जैसे टेबल, चेयर, कंप्यूटर, AC, ये सब जो होते हैं, या बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारे हमारे फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आते हैं। जब हम ये इनिशियल करते हैं, जैसे हमने कैपिटल लगाया अपनी कंपनी में लायबिलिटी के रूप में, उसी तरह से हमने ये एसेट जनरेट किया। एसेट जनरेट करने के बाद हमने एक लोकेशन, एक ऑफिस जनरेट किया, देन उसके बाद हमारा ऑफिस जो है वो स्टार्ट होता है। तो हमारा सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिर उसके बाद आते हैं हमारे लोन्स एंड एडवांस एसेट्स। जब हम अपनी कंपनी में कोई बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से करने के लिए हम मार्केट में लोन भी प्रोवाइड करते हैं, या हम एम्प्लॉयज़ को भी लोन प्रोवाइड करवाते हैं, या हम किसी को लोन के रूप में कुछ एडवांस में भी हम पेमेंट करते हैं, पे आउट करते हैं, तो ये जो रहते हैं हमारे जितने इस टाइप के एसेट रहते हैं जो बाद में हमको रिसीव होना है टाइम टू टाइम, तो इन सभी को हम डेबिट साइड में खड़े करके रखते हैं और इनको हम लोन्स एंड एडवांस एसेट्स कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा रियल एसेट, जिसको हम कैश और बैंक कहते हैं। तो ये जो कैश और बैंक रहता है हमारा, वो रियल एसेट है। ये रियल एसेट हमारा फिजिकली हम तुरंत ऑन द स्पॉट हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास में कितना एसेट अभी है, तो वो हमारे कैश बुक के रूप में और बैंक बुक के रूप में शो होता है, जो हमारे बैंक अकाउंट में मेंटेन किया जाता है। अब आता है हमारा सन्डी डेटर्स। जैसे आपको मैंने बताया कि हमारा सन्डी क्रेडिटर्स होता है जो हमारा पेबल साइड पे रहता है। इसी तरीके से जब हम कोई माल सेल करते हैं, हम अपने मटेरियल को या हमारे गुड्स को हमने विक्रय किया, सेल किया किसी पार्टी को, अब वो जो पार्टी है वो डेबिट साइड पे खड़ा हुआ है, उससे मुझे रिसीव होना है मेरे एसेट को, वो रियल एसेट के रूप में रिसीव होगा, आइदर वो कैश में रिसीव होगा और वो बैंक में रिसीव होगा। तो इस तरह से जो अकाउंट होते हैं जो आगे जाके रिसीवेबल के रूप में खड़े होते हैं, उन सारे अकाउंट जो मेरे बिजनेस के नेचर से रिलेट करते हैं, उन सभी को मैं सन्डी डेटर्स के रूप में खड़े करके रखती हूँ। तो इस तरह से ये सन्डी डेटर्स के रूप में मेरे पास आते हैं। तो ये जो पूरे बैलेंस शीट का जो आपको मैंने अभी मैनेजमेंट बताया, इसको हम बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिकली नॉलेज देंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। आज जो आपका चैप्टर था, आई थिंक आपको वो क्लियर होगा, क्योंकि वो है आपका रिसीवेबल एंड पेएबल मैनेजमेंट।